Hello, CA final students. Welcome back. I am CA Pramod Pattiparty, and you are watching CA Final FR pre classes. So, let's start today's lecture. In today's lecture, we are going to solve the pending questions of India's 38. तो जो pending तीन से चार क्वेश्चन है या दो से तीन क्वेश्चन है इंडियाज 38 का इंटेंजिबल्स का कंसेप्ट और रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल है। वो देख लेना अगर इन केस इफ यू रिक्वायर्ड यूट्यूब में रिवीजन एंड इन केस एनी सीएमए स्टूडेंट इज वाचिंग दिस लेक्चर। सीएमए स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो है ना स्पेसिफिकली सीए फाइनल स्टूडेंट जो है उनके लिए ये वीडियो है जहाँ पे पेंडिंग क्वेश्चन जो है दो से तीन क्वेश्चन है विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। एंड ये जो नोट्स है क्वेश्चन बैंक देन हैंड रिटन नोट्स एमसीक्यू का कंपाइलेशन एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे ज्वाइन कर लेना। कूल, चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से। रीड करने टाइम दे दूं क्या? रीड कर लो एक बार। ओके सर। The people watching on YouTube, please do subscribe the channel and hit the bell icon so that you can receive the latest notifications। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेक्चर्स देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब कर लेना और फिर देख लेना। डन सर। डन। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम देख लेते हैं क्या है। वन ऑफ द सीनियर engineer at XYZ Utkarsh has been working on a process to improve the manufacturing efficiency। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। एंड कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एफिशिएंसी बढ़ाओ और कॉस्ट को रिड्यूस करो, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। दिस इज द मेजर प्रोजेक्ट एंड हैज फुल सपोर्ट ऑफ XYZ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो है ना यहाँ पे एक मेजर प्रोडक्ट है और उसका जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फुल सपोर्ट में है। द सीनियर इंजीनियर बिलीव्स दैट द कॉस्ट रिडक्शन विल एक्सीड द प्रोडक्शन द कॉस्ट रिडक्शन विल एक्सीड द प्रोजेक्ट कॉस्ट विद इन 24 months of implementation। Within 24 months of their implementation, regulatory testing, health and safety approval was obtained on 1st June 2000 X5। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सीनियर इंजीनियर जो है ना वो बिलीव करते हैं कि जब भी कॉस्ट रिडक्शन यानी क्या, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना है उन्होंने, उनको जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस करना है। अब ये जो रिडक्शन है कब से स्टार्ट होगा? विद इन 24 months ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। रेगुलेटरी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ आ गया ऑन 1st June X5। This removed uncertainties concerning the project, which was finally completed on 20th April X6। क्या कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ना वो कंफर्म हो गया ऑन 20 अप्रैल 2006। कितना कॉस्ट इनकर किया है? 18 lakhs का इनका ड्यूरिंग द ईयर टिल 31st March 2006 हैव बीन recognized as an intangible asset। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो सिंपल थिंग। रेगुलेटरी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कब खत्म हो गया और खत्म होने के बाद कब उसका अप्रूवल कब आया बताओ? 1st June X5 को, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके बाद हमारा जो कॉस्ट इनकर का वो 18 lakhs है टिल 31st March X6। यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज है क्या? मतलब हमें पता नहीं है कि रिसर्च के लिए कितना एक्सपेंसेस इनकर किया है, हमें डेवलपमेंट का कितना एक्सपेंसेस इनकर किया। सिमिलरली हम कैसे रिसर्च और डेवलपमेंट में देखते थे कि रिसर्च का एक्सपेंसेस दिया होता था और डेवलपमेंट का एक्सपेंसेस भी दिया होता था हमें, या फिर डेट दिया होता था कि इस डेट के पहले इतना इनकर किया, इस डेट के बाद इतना इनकर किया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्टली कॉस्ट दिया है।
यहाँ पे जो है ना 18 lakhs डायरेक्टली टोटल कॉस्ट है। अभी यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना है सर। 1 जून टू X5 को मुझे ये मिल गया, क्या 1 जून X5 को मुझे रेगुलेटरी अप्रूवल जो भी है वो मिल गया, राइट। तो फिर उसके पहले वाला जो चीज है, उसके पहले वाले जो एक्सपेंसेस हो गए, उसको रिसर्च मानेंगे, उसके बाद वाला डेवलपमेंट। अब इसको बाइफरकेट कैसे करेंगे हम, ऐसा अज्यूम करेंगे, यहाँ पे अजम्पशन क्या रहेगा कि द कॉस्ट हैव बीन इवनली इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। कॉस्ट जो है ना, अच्छा पूरा ईयर में इनकर हुआ, तो फिर 18 lakhs में से 2 मंथ्स का, अच्छा 2 मंथ्स ही है ना, अप्रैल में, ठीक है, जून से मुझे रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया, 2 मंथ्स का मैं क्या करूंगा, उसको रिसर्च एक्सपेंसेस मानूंगा, और बाकी का जो भी एक्सपेंसेस है बाई का आफ्टर 1 June 2005 X5, वो क्या रहेगा मेरा डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An offer of 7 lakh 80 for a new development technology has been received by a potential buyer, but it has been rejected by XYZ। अच्छा, ये तो बात की बात है। अभी ये हो गया, पूरा कॉस्ट इनकर हुआ। कॉस्ट इनकर करने के बाद जो न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक ऑफर आया, पोटेंशियल बायर यानी क्या, वो बाय करने आया, वो जो टेक्नोलॉजी को है ना, जो भी टेक्नोलॉजी के लिए बाय करने आया, ठीक है। बाय करने आया तो मुझे यहाँ पे एक चीज मुझे समझ रहा है, ये जो बाय करने आया ना, इसको रिजेक्ट कर दिया, याद रख लो, ठीक है। Then comes Utkarsh believes that the project will have a major success and has the potential to save the company 12 lakh in the perpetuity। यानी क्या, फ्यूचर में जो है ना 12 lakhs का सेविंग कंपनी को हो सकता है, ठीक है। ये बता रहा है उत्कर्ष लिमिटेड। डायरेक्टर ऑफ रिसर्च at XYZ, Neha, who is a qualified electronic engineer, is seriously concerned about the long-term prospects of the new process, and she is of the opinion that the competitors would have developed new technology at the same time sometime। अच्छा सेम टाइम या फिर सम टाइम है शायद से। हाँ, इन नियर फ्यूचर, ये क्या बोल रहे हैं, इन नियर फ्यूचर जो है ना, न्यू टेक्नोलॉजी अपना कॉम्पिटिटर्स भी डेवलप कर सकते हैं, which would require to replace the new process within 4 years। Okay, within 4 years इसको replace करना पड़ सकता है। She estimates that the present value of future cost saving would be 9 lakh 60 over this period। After that, she thinks that there is no certainty about the future। Okay, what would be the appropriate accounting? What would be the appropriate accounting? तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग सिंपल है। फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे रिसर्च हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे सर्टेनिटी का पता चला ऑन 1 June X5 को, राइट। 1 June X5 को मुझे पता चला, और टोटल कॉस्ट दिया है मुझे यहाँ पे कितना, 18 लाख जो है मेरा टोटल कॉस्ट है। अब ये टोटल कॉस्ट को हम अज्यूम करेंगे क्या, कि ये जो है ना कॉस्ट इवनली इनकर हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो है ना इवनली इनकर हुआ है, तो फिर 2 मंथ्स का हम रिसर्च मानेंगे, बाकी का डेवलपमेंट एक्सपेंसेस मानेंगे। ओके, तो 2 मंथ्स का हम क्या पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, बाकी का 10 मंथ्स का उसको हम कॉस्ट में, डेवलपमेंट कॉस्ट में ये करेंगे। अब यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफर आ रहा है, यहाँ पे जो ऑफर आ रहा है, तो यहाँ पे ऑफर जो है, ये समझ लो मार्केट वैल्यू है। यहाँ पे इनडायरेक्टली ये रिकवरेबल अमाउंट की ये कर रहा है, रिकवरेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा हमें। बट फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं, अब फॉर द टाइमिंग समझ लो कि ये रिकवरेबल अमाउंट का हिंट दे रहा है हमें। देन नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो 12 lakhs है, यहाँ पे जो 12 lakhs है, 12 lakhs है, यहाँ पे 12 lakhs हमें ये बता रहा है कि इन फ्यूचर मुझे जो है ना 12 lakhs का परपेचुइटी में मिलते जाएगा। जब 12 lakhs का इन फ्यूचर मिलते जाएगा, तो फिर यहाँ पे इसको प्रेजेंट वैल्यू में लिखा होगा, तो फिर इसका वैल्यू बढ़ा ही रहेगा, इसका वैल्यू जो है ना वो ज्यादा ही रहेगा। ये इम्पेयरमेंट का जो है ना, इम्पेयरमेंट का हिंट दे रहा है, ये वाला चीज, और ये वाला भी चीज जो है ना ये इम्पेयरमेंट का हिंट दे रहा है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। हाउ इज द जोश? क्वेश्चन नंबर 15। ओके, एलडीआर क्वेश्चन है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन अलग है दूसरे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 15 ये आया था आरटीपी में, 2020 में आया था, और ये टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है।
टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है। मुझे गिवन डेटा क्या क्या है बताओ। गिवन डेटा, मेरा टेक्नोलॉजी का जो है ना, रेगुलेटरी टेस्टिंग अप्रूवल वगैरह कब आया? टेस्टिंग एंड अप्रूवल, अप्रूवल मिला मुझे 1 जून X5। और ड्यूरिंग द ईयर X5 एंड X6, यहाँ पे कितना एक्सपेंस इनकर किया मैंने? 18 lakhs का, राइट? 18 lakhs का एक्सपेंस इनकर किया। तो यहाँ पे अजम्पशन क्या लूंगा मैं? एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इवनली इनकर्ड, यानी ड्यूरिंग द ईयर सेम एक्सपेंसेस हर महीने मैंने इनकर किया। ड्यूरिंग द ईयर। तो बताओ, कैपिटलाइज कितना करेंगे? अमाउंट कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट कितना करेंगे? 1 जून X5 को मुझे अप्रूवल मिला, उसके बाद वाला एक्सपेंडिचर जो है ना, मैं कैपिटलाइज कर दूंगा। यस नो? कंफर्मेशन दो। यस सर। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। 10/12, 10/12 कैसा है फिर से बताओ। 1 जून X5 को मुझे अप्रूवल मिला है, उसके बाद वाला जो पीरियड है वो 10 मंथ्स है, उसके लिए 10 मंथ्स है, ठीक है। इन 2 कर लो, कितना आता है? 18 × 10/12, ये 15, ठीक है। अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड ऑफ टू PNL, सेम 18 lakhs इंटू 2/12, ये आ जाएगा ₹3 लाख। समझा ना क्या बोला? पक्का समझा? हैंडराइटिंग बहुत गंदा आ रहा है सुबह सुबह। ठीक है, ये यहाँ तक समझा? यहाँ पे कुछ डाउट है? नो सर। हम्म, तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? जो 12 लाख का इन्फॉर्मेशन दिया है मुझे, परपेचुटी मतलब क्या है? कहा गया मेरा परपेचुटी, हाँ, ये जो 12 lakhs है इन परपेचुटी मिलने वाला है। इन परपेचुटी मतलब 12 lakhs मिलते जाएगा इन फ्यूचर, और ये एंडलेस के लिए मिलेगा। अगर उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, तो फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू मेरा 15 लाख से ऊपर ही रहेगा ना। समझ रहा है बेसिक नॉलेज क्या बोल रहा हूँ? कि 12 lakhs मुझे परपेचुटी में मिलने वाला है। अब परपेचुटी में मिलने वाला है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, जितना भी फ्यूचर कैश फ्लोस है, जो भी कैश फ्लोस है, 12 lakhs 12 lakhs 12 lakhs, और उसका प्रेजेंट वैल्यू। और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दिया नहीं है मुझे, मतलब इंटरेस्ट रेट दिया नहीं है। लेकिन अगर इसका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, तो फिर ये जो है ना वो 15 लाख से ज्यादा ही रहेगा। जब 15 लाख से ज्यादा है, यानी क्या? मेरा रिकवरेबल अमाउंट, यहाँ पे एक और क्या आएगा? कैश फ्लो ऑफ ₹12 लाख, कैश फ्लो ऑफ ₹12 लाख in per would clearly have a present value
इन एक्सेस ऑफ रुपीज। इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए कुछ जरूरत नहीं है। मेरा रिकवरेबल अमाउंट जब ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है, तो फिर यहाँ पे इम्पेयरमेंट की यही नहीं आता ना, क्वेश्चन ही नहीं आता है। ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट का एस्टिमेट क्या है? कौन थी वो? कोई तो थी ना। अरे यार। अरे। हम्म, यहाँ पे नेहा। नेहा क्या सोच रही है? नेहा टेक्निकली क्वालिफाइड इंजीनियर है, और ये सीरियसली कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, और इसका एस्टिमेट के हिसाब से हमें कितना मिलने वाला है? इसका एस्टिमेट के हिसाब से 9,60,000 मिलने वाला है। लेकिन मार्केट में जब पोटेंशियल बायर आएगा, मार्केट में जब पोटेंशियल बायर आएगा वो कितना मांग रहा है? 7,80,000। तो फिर रिकवरेबल अमाउंट क्या रहेगा? रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज, और मेरा क्या होगा, और फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स। बराबर ना? डेटा लिख लेते हैं हम पहले। मैनेजमेंट एस्टिमेट, दैट इज नेहा, हु इज क्वालिफाइड इंजीनियर। कितना है इनका? 9,60,000। यस, नो? 9,60,000, एंड दिस Yes. वी विल कंसिडर, ये जो है ना, 9,60,000 इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज क्यों सर? ये जो है ना, बाहर का कोई वैल्यू नहीं है। नेहा का एस्टिमेट है कि ये जो है ना मेरा जो जो भी इंटेंजिबल है उसका, हम फ्यूचर में 4 इयर्स, विद इन 4 इयर्स एस्टिमेट में 9,60,000 हो जाएगा। बट जो बायर आया मेरे पास, कौन आया? पोटेंशियल बायर जो आया ना, पोटेंशियल बायर आया फॉर बाइंग टेक्निकल। क्या था ये? बायर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। कितने का था? रुपीज 7 लाख। 7 लाख कितना था? 7,80,000, राइट? यही था ना? 7,80,000। ये जो है ये ना, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। समझ रहा है क्या बोल रहा हो? देखो, दो हमें ऑफर मिले। वन इज 7,80,000 वाला, जो मुझे मार्केट से जो बायर है ना, पोटेंशियल बायर, वो लेने के लिए रेडी है। बट सेकेंड वन इज, हम इन साइड द बिजनेस, मतलब विद इन द बिजनेस, हमें एस्टिमेट दिखा रहे हैं, एस्टिमेट बना रहे हैं कि ये जो इंटेंजिबल है, ये जो है ना, 9 लाख कितना था, 9,60,000 होगा। तो एक होगा वैल्यू इन यूज जो 9,60,000 है, विद इन वैल्यू इन यूज जो एंटिटी में एस्टिमेट हुआ। अदर वन इज मार्केट से जो मुझे वैल्यू मिला 7,80,000। और हम इम्पेयरमेंट के लिए क्या लेते हैं? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या लेते हैं? रिकवरेबल अमाउंट, तो यहाँ पे हम करेंगे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। इम्पेयरमेंट टेस्ट में क्या करते हैं हम? फेयर वैल्यू, इम्पेयरमेंट के लिए सबसे पहले बुक वैल्यू लिख लेते हैं। बुक वैल्यू कितना है? रुपीज 15 लाख। यस, नो? रुपीज 15 लाख। और मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा? वीडियो तो अटकने गया ना? चलो आ जाओ, कहाँ पे थे हम?
इम्पेयरमेंट में थे। इम्पेयरमेंट में क्या है कि इम्पेयरमेंट का बुक वैल्यू ले लेंगे। बुक वैल्यू कितना है, 15 lakhs। और रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या रहेगा, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, राइट। विच एवर इज हायर, ये दोनों में से विच एवर इज हायर। अब ये कैसे ध्यान में रखा सर, विच एवर इज हायर ले लेंगे। तो समझो फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई भी एक चीज बेचने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल समझो ये कैलकुलेटर बेचने जा रहे हो। अब ये कैलकुलेटर बेचने जा रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें एक एक जगह में 120 रुपए मिल रहा है और एक जगह में 100 रुपए मिल रहा है। तो फिर कहाँ पे जाओगे और कहाँ पे बेचोगे, 120 जिसमें ज्यादा है। जहाँ पे ज्यादा मिल रहा है वही बेचेंगे ना। तो सिमिलरली इम्पेयरमेंट में भी वही है कि अगर दोनों भी कंपेयर करेंगे, वैल्यू इन यूज कितना है और फेयर वैल्यू कितना है, और दोनों में से जो भी ज्यादा है वो कंसिडर करेंगे। अब वैल्यू इन यूज मुझे पता है क्या, यस पता है, ₹9,60,000 और ₹7,80,000। तो हायर क्या है इसमें, 9,60,000। अब बताओ इम्पेयरमेंट लॉस पता है, इम्पेयरमेंट लॉस निकाल सकते हैं। मेरा बुक वैल्यू ज्यादा हुआ है, रिकवरेबल अमाउंट कम हुआ है, जो भी डिफरेंस है वो इम्पेयरमेंट लॉस है। यस नो, कंफर्म करो। यस सर। इम्पेयरमेंट लॉस तो कितना है, 15 lakhs मेरा बुक वैल्यू है और 9,60,000 जो है मेरा रिकवरेबल अमाउंट है। जो भी डिफरेंस आएगा बताओ, डिफरेंस कितना है, बोलो। 5,40,000। वेरी गुड, 5,40,000 मेरा डिफरेंस है। ठीक है। और ये जो 5,40,000 है इसको कहाँ पे रिकग्नाइज करूंगा, पीएनएल में। अब पीएनएल का जर्नल एंट्री भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या रहेगा जनरल एंट्री बताओ, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट। ये जर्नल एंट्री क्वेश्चन में आंसर देखे को मतलब मॉड्यूल का आंसर देखोगे ना, उसमें मैं सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ। 5,40,000 टू इंटेंजिबल जो भी है, ₹5,40,000। और जो इम्पेयरमेंट लॉस है इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है नो क्या, सर। नहीं है। इम्पेयरमेंट का एंट्री हो गया। थर्ड वाला, हमें क्या करना पड़ेगा, जो पीएनएल में ट्रांसफर करना है डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, यहाँ पे जो है ना, कहाँ गया मेरा डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये वाला जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, इसको भी पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो कर दो ट्रांसफर, डेवलपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से जाएगा पैसा 3 lakhs और 3 lakhs, बिंग जो भी आएगा। और इसको क्या कर देंगे हम, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल टू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। cool, समझा ये चीज। अच्छा एक बार ये आंसर देख लो कि मॉड्यूल में क्या आंसर दिया है, वही दिया है ना, क्योंकि मिस आउट हो जाएगा। यहाँ पे एक करेक्शन एंट्री दिया है। करेक्शन एंट्री यानी क्या, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो 18 lakhs है, 18 lakhs टोटल कॉस्ट इनकर किया है ना, 18 lakhs टोटल कॉस्ट इनकर किया है, उसको पूरा इंटेंजिबल में दिखा दिया। तब इंटेंजिबल में दिखाया होगा, तो बताओ कितना होगा, ऐसा किया होगा ना, किया होगा बोल रहा हूँ। इंटेंजिबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक,
राइट। टू कैश और बैंक 18 लाख, और 18 लाख ऐसा क्या होगा, राइट। और टोटल मेरा इंटेंजिबल में दिखता होगा। अभी जो भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है और मेरा जो इम्पेयरमेंट लॉस है, दोनों को भी कम करना पड़ेगा, तो फिर उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट एक्सपेंस और क्या था, इम्पेयरमेंट लॉस टू इंटेंजिबल। यहाँ पे कितना था, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस 3 लाख का था, और मेरा जो ऑपरेटिंग इम्पेयरमेंट है 4 लाख, 5 लाख 40, टोटल आ गया मेरा 18 लैक्स का। सॉरी 18 लैक्स नहीं, कितना था ये, 8 लाख 40। तो अब देखो यहाँ पे मेरा डेबिट में पड़ा था 18 लैक्स, राइट, और क्रेडिट में 8 लाख 40, तो नेट नेट जो है ना मेरा इंटेंजिबल में दिख जाएगा। समझा, ये वाला एंट्री जो इसका जो मॉड्यूल में किया था एंट्री, समझा क्या, कोई डाउट है फिर से बताओ, फिर से बताओ तो सुनो। अरे यार क्या हो गया इसको। चलो, क्या हुआ होगा, इनिशियली जो है ना एंट्री पास किया होगा इंटेंजिबल टू कैश इन बैंक, टोटल जो है ना 18 लैक्स जो है हमने कैपिटलाइज कर दिया था। अब उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्यों, 3 लाख जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है, और 5 लाख 40 इम्पेयरमेंट है, तो फिर उसको रिवर्स कर दे यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। अच्छा ये क्वेश्चन में आ जाओ, आरटीपी, ये समझा देता हूँ, रीड कर लेना घर पे होमवर्क में, रीडिंग जो है ना वो घर पे कर लेना, बट समझा देता हूँ क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। ओके। डन। डन, आ जाओ। PQR Limited is a gaming developer company. Few years back, it developed a new game called Cloud9. Cloud9 करके जो है ना एक गेम और डेवलप किया था। दिस गेम सोल्ड ओवर 10 लाख कॉपीज अराउंड द वर्ल्ड एंड वाज एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। यानी क्या, गेमिंग कंपनी है, Cloud9 सीरीज जो है ना गेम्स ओवर 10 लैक्स कॉपीज जो है ना ये बेच दिया वर्ल्ड में, और प्रॉफिटेबल था। ड्यू टू इट्स पॉपुलैरिटी, PQR Limited released a न्यू गेम इन Cloud9 सीरीज एवरी ईयर। मतलब क्या, प्रॉफिटेबल हुआ, और एवरी ईयर ये क्या कर रहे थे, एवरी ईयर ये जो है ना न्यू सीरीज वो देते रहे, मतलब न्यू Cloud9 का न्यू सीरीज। द गेम्स कंटिन्यू टू बी द बेस्ट सेलर था। बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस, एस्टिमेट्स अ कैश फ्लो ऑफ द Cloud9 वीडियो गेमर्स ओवर द नेक्स्ट 5 years हैव बीन प्रिपेयर्ड। ओके, कैश फ्लो, अब यहाँ पे जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी जैसा आ रहा है, मतलब जैसे जैसे मेरा गेम्स बिक रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एस्टिमेट क्या है मैनेजमेंट ने कि मुझे कितना क्या पैसा आना चाहिए करके, एक कैश फ्लो एस्टिमेट किया। बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन, PQR लिमिटेड believes that the Cloud9 series brand should be recognized at ₹20 lakhs इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बताओ, अब यहाँ पे जो है ना सिंपली ये समझो, अभी Cloud9 जो है ना इन लोगों ने गेम रिलीज कर दिया, ठीक है। जो गेम है वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है, जो गेम है वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है, बट यहाँ पे जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया है Cloud9 ने, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया है। ब्रांड वैल्यू कैसा, कि वो जो Cloud9 का गेम है वो बेस्ट सेलर था, राइट, और वो बेस्ट सेलर की वजह से वो एवरी ईयर उसने क्या किया, Cloud9 का जो सीरीज है वो रिलीज करना चालू किया, बराबर ना, Cloud9 का सीरीज चालू किया, तो फिर यहाँ पे एक ब्रांड नेम बन गया इसका। अब यहाँ पे बोल रहे हैं उसके बेसिस में हमें 20 लाख जो है ना हमें पैसा मिल जाएगा, कैश फ्लो मिल जाएगा। तो ये इसको प्रोजेक्शन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। PQR लिमिटेड हैज ऑल्सो पेड 10 lakhs to MNC to acquire the rights of another video game
series called as Headspace video game series. The said series have a huge demand in the market. Discuss the accounting treatment. तो ये जो है ना, एक और जो गेम था एमएनसी लिमिटेड, उसका भी जो है ना वीडियो गेम परचेस किया हेडस्पेस करके, और इसको 10 लाख पे कर दिया। चलो हेडस्पेस के बारे में पहले बात करते हैं। हेडस्पेस का यहाँ पे मुझे कॉस्ट पता है कितना है इसका, 10 lakhs है। इससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट थिंग, ये क्या ये सप्रेबल एसेट है, बताओ, सप्रेबल एसेट है कि नहीं? हेलो। Yes, sir. जो हेडसेट जो है ना न्यू गेम सीरीज परचेस किया, हेडसेट के पास से परचेस किया, तो ये जो हेडसेट के पास से परचेस किया 10 lakhs का रुपीस, तो मेरा जो डेफिनेशन का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है क्या, बताओ। फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट पता है मुझे, यस। इकोनॉमिक बेनिफिट्स लो हो गए। Yes. आइडेंटिफाइबल क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है क्या? सेपरेबल, क्या ये मैं सेपरेटली सेल कर पा रहा हूँ इस पर्टिकुलर जो हेडस्पेस का वीडियो गेम है, बताओ। Yes. यस। तो फिर ये जो है ना आइडेंटिफाइंग जो अपना इनटेंजिबल एसेट का क्राइटेरिया में आ रहा है, तो फिर इसको हम एज अ इनटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज कर सकते हैं। एज एन इनटेंजिबल एसेट जो है ना, ये रिकग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना वीडियो गेम परचेज नहीं किया, तुम लोग क्वेश्चन का ये समझ लो, ये राइट्स परचेज किया वीडियो गेम का, राइट्स परचेज किया, ठीक है। जैसे मूवी निकालते हैं तो फिर मूवी का जो है ना कॉपीराइट्स होते हैं, बराबर ना, तो फिर वो परचेज कर लेते हैं, कॉपीराइट जो भी है। तो फिर यहाँ पे सिमिलरली वीडियो गेम का राइट्स परचेज किया है, यहाँ पे जो राइट्स है वो इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया क्लाउड नाइन ने, जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया, वीडियो गेम्स तो बेचते रहा, वीडियो गेम जो क्लाउड नाइन का वीडियो गेम्स है वो तो बेचते रहा, लेकिन ब्रांड वैल्यू जो क्रिएट किया, वो जो ब्रांड वैल्यू का कॉस्ट पता है क्या, बताओ। ये जो ब्रांड वैल्यू है वो पता है क्या मुझे, कॉस्ट बोलो। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड वैल्यू है? No, sir. नहीं ना। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड वैल्यू है तो फिर इसका जो कॉस्ट है पता नहीं होगा। जब कॉस्ट पता नहीं है, तो बताओ मेरा इंटेंजिबल एसेट का जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, जो बेसिक क्राइटेरिया से कॉस्ट मस्ट बी रिलायबली मेजर्ड, ये एक फुलफिल नहीं होता, तो फिर ये जो क्लाउड नाइन का ब्रांड वैल्यू है हम बुक्स में कैपिटलाइज नहीं कर सकते। उसी के रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर देख लो एक बार रीड करके, ठीक है। ये होमवर्क दिया रीड करने का, लेकिन बेसिक करेक्ट बता दिया मैंने। क्या, जो हमने इंटरनल जनरेटेड ब्रांड वैल्यू है उसका कॉस्ट तो कुछ है नहीं, तो फिर उसको क्या करेंगे हम, बुक्स पे नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो परचेज किया है, जो बाहर से परचेज किया है सेपरेटली एक्वायर्ड एसेट है, इंटेंजिबल एसेट, उसको हम बुक्स में दिखाएंगे। कूल। डाउट है कुछ? हम्म। No, sir. नो ना। चलो ये क्वेश्चन भी No. एक बार रीड कर लो, फिर एक 5 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, 2 मिनट ही बचा है। Yes. नेक्स्ट सेशन में इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो बट पहले। आई वुड से दिस वुड बी एन एलडीआर क्वेश्चन, बिकॉज ये जो है ना रेसिडुअल वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है, एलडीआर, एंड ये है रेसिडुअल वैल्यू के क्वेश्चन के ऊपर। Done, sir. डन। चलो हम नया सेशन क्रिएट करते हैं, उसमें ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, Okay, sir. ठीक है। An entity has an intangible asset in the form of product protected by the patent technology, which is expected to be a source of net cash flow for at least 15 years। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि जो है ना उनके पास एक इंटेंजिबल एसेट है जो पेटेंट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। पेटेंट प्रोटेक्टेड है और वहां पे जो है ना
कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो 15 years एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इट हैज बीन रिकग्नाइज्ड इन द बुक्स. इनिशियल डेट में 12 lakhs का रिकग्नाइज किया, यानी क्या ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड है. द एंटिटी हैज कमिटमेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, यानी क्या थर्ड पार्टी से कमिटमेंट है टू परचेज दैट पेटेंट 5 years फॉर द 60% ऑफ द fair value of the patent at the date it was acquired and the entity intends to sell the patent in 5 years. क्या बताओ, जो है ना हमारा ये क्या बोलते हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशन से कि नेट कैश फ्लो आएगा 15 years का, लेकिन मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है बुक्स में कि 5 years में ही उसको क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे. तो क्या लेंगे हम, 5 years लेंगे या 15 years लेंगे? क्या लेंगे बताओ. यहाँ पे ये भी एक्सपेक्टेड है, बट मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है, ये जो है ना 5 years, विद इन 5 years इसको बेच देगा. तो हम यूजफुल लाइफ यहाँ पे क्या पकड़ेंगे, यूजफुल लाइफ हम 5 years ले 5 years. लेंगे. यस. देन नेक्स्ट थिंग, मैंने पढ़ाया था ना कि सैल्वेज वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट क्या रहेगा, बताओ. सैल्वेज वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट क्या रहेगा? 0. ऑलवेज जीरो. बट यहाँ पे अगर कोई भी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, ठीक है, एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, तो उस केस में जो भी सैल्वेज वैल्यू आएगा वो कंसिडर कर लेंगे हम, बराबर ना. एक्टिव मार्केट है उसका, और सैल्वेज वैल्यू उसका डिराइवेबल है किसमें से, मार्केट में से, एक्टिव मार्केट में से, तो फिर उसको क्या सैल्वेज वैल्यू कंसिडर कर लेंगे. यहाँ पे दिस वन, ये देखो यहाँ पे, the entity has commitment from third party to purchase that patent 5 years for 60% of the fair value of the patent at the rate it was acquired. यानी क्या बोल रहा है कि एंटिटी के पास ऑलरेडी थर्ड पार्टी ने कमिट करके रखा है कि 5 years के एंड में जो भी इंटेंजिबल असेट आज के दिन में कितना है, 12 lakhs. आज के दिन में 12 lakhs है. 12 lakhs आज के दिन में, राइट. तो 5 साल बाद 12 lakhs के बेसिस में उसका 60%, 12 lakhs का 60% मैं 5 साल बाद उसको ले लूंगा. तो ये क्या मेरा ये एक्टिव मार्केट में सैल्वेज वैल्यू है? यस, नो, बताओ. ऑन द इनिशियल डेट मुझे पता है कि थर्ड पार्टी मेरा 60% ऑफ इंटेंजिबल असेट ले लेगा. दिस इज नथिंग बट रेसिडुअल वैल्यू. कितना आ गया बताओ रेसिडुअल वैल्यू मेरा? 12 lakhs का 60%, 60% कितना होता है? 2 6 12 12, 42, कितना होगा? 7 lakh 80. 7 लाख 20, बराबर ना, वही है ना. Yes. 12 लाख इंटू 6%. हाँ, ये मेरा हुआ सैल्वेज वैल्यू. तो बताओ मेरा डिप्रिशिएबल अमाउंट क्या रहेगा? सर डिप्रिशिएबल डिप्रिशिएबल बोल रहा, अमोर्टाइजेबल अमाउंट, अमोर्टाइजेशन कितना पे करेंगे? 12 लाख माइनस 7 लाख 20 का मेरा तो ये है क्या, मेरा रेसिडुअल वैल्यू है. कितना बचता है? 4 लाख 80. 4 लाख 80. और मेरा मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, 5 साल में उसको बेच देगा. डिवाइडेड बाई 5 कर दो, कितना आता है डिवाइडेड बाई 5? 96,000. 96,000. तो मेरा अमोर्टाइजेशन कितना होगा 96,000 का. सिंपल है सर, है कि नहीं सिंपल? अब आगे क्या बोल रहा है, कंपनी इज अमोर्टाइजिंग द एसेट इन 15 years कंसिडरिंग इट्स रेसिडुअल वैल्यू टू बी जीरो. कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी कर रहा है कि 15 years कंसिडर कर रहा है लाइफ, और रेसिडुअल वैल्यू जीरो ले रहा है. Annual amortization charge to P&L is 80,000. State whether the accounting treatment done by the company is in accordance with Ind AS 38. If not, then calculate the annual amortization of intangible and also amount at which it will be reflected in balance sheet. तो बताओ यहाँ पे सिंपल चीज है, कंपनी क्या बोल रहा है, कंपनी जो है ना गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा है ना. उसको लग रहा है 5 साल में बेचना है, और उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पता है कितना है, 5 years का है. तो फिर यहाँ पे 15 years का करके क्या फायदा ना. तो फिर यहाँ पे 15 years का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा है वो गलत है. 80,000 जो एनुअल 80,000 जो एनुअल अमोर्टाइजेशन है वो भी गलत है. क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा हमें, बराबर ना. तो रेसिडुअल वैल्यू कंसिडर करने के बाद 7 लाख 20, मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट 4 लाख 80 आएगा. उसको 5 से डिवाइड कर लूंगा. 5 से क्यों? क्योंकि एस्टिमेट कि 5 साल में बेचने वाला हूँ, बस खत्म. 96,000 का मेरा क्या आएगा, 96,000 का मेरा अमोर्टाइजेशन, एनुअल अमोर्टाइजेशन आ जाएगा. ठीक है. और ईयर एंड में क्या करेंगे, जो भी मेरा इंटेंजिबल है 12 lakhs माइनस 96 जो भी आएगा, कितना आएगा? 12 लाख माइनस 96,000.
ये हम बैलेंस शीट में बता देंगे, ये हम बैलेंस शीट में बता देंगे, बराबर ना। 12 लाख माइनस 96,000, ये एनुअल अमोर्टाइजेशन हो गया, बराबर ना। समझा क्या बोला? तो जो भी समझाया मैंने, मतलब क्या, एक्टिव मार्केट में अगर रेसिडुअल वैल्यू अवेलेबल है तो वो कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद और इंटेंजिबल एसेट का जो है ना वो क्राइटेरिया वगैरह वो पूरा यहाँ पे लिखा है, वो भी यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद हम एक्चुअल आंसर में जाते हैं। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट कितना है? 12 लाख का। रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 7 लाख 20। कैसे निकले सर? 7 लाख 20 60% ऑफ 12 लाख। अब रेसिडुअल वैल्यू क्यों कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे? क्या हो गया, गया क्या मेरा वीडियो? हेलो? यस सर, अटक गया वापस से। अरे यार ठीक है, ये सुन लो, हम्म। ये लास्ट है, फिर उसके बाद अपने को इन्वेंट्री चालू हम्म। करना है। तो 12 लाख माइनस 7 लाख 20, तो मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना आया? 4 लाख 80 आ गया सर। और उसका यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, राइट। तो 5 ईयर्स है और एनुअल अमोर्टाइजेशन 96,000 आ जाएगा। इसका जो है ना रीडिंग पार्ट भी घर पे कर लो एक बार। क्रक्स समझ गया क्या है? यस सर। डाउट है क्या, कुछ बताओ। नो सर। नहीं ना? ओके। एक ऐसे ही रुको, आ रहा हूँ मैं, फिर से ज्वाइन कर रहा ओके। हूँ। एन एंटिटी has an intangible asset in the form of product protected by the patent technology, which is expected to be a source of net cash flow for at least 15 years। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो है ना उनके पास एक इंटेंजिबल एसेट है जो पेटेंट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। पेटेंट प्रोटेक्टेड है और वहां पे जो है ना कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो 15 ईयर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट हैज बीन रिकग्नाइज्ड इन द बुक्स। इनिशियल डेट में 12 लाख का रिकग्नाइज किया, यानी क्या ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड है। द एंटिटी हैज कमिटमेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, यानी क्या थर्ड पार्टी से कमिटमेंट है टू परचेज दैट पेटेंट 5 years फॉर द 60% ऑफ द fair value of the patent at the date it was acquired and the entity intends to sell the patent in 5 years। क्या बताओ, जो है ना हमारा ये क्या बोलते हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशन से कि नेट कैश फ्लो आएगा 15 ईयर्स का, लेकिन मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है बुक्स में कि 5 ईयर्स में ही उसको क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। तो क्या लेंगे हम, 5 ईयर्स लेंगे या 15 ईयर्स लेंगे? क्या लेंगे बताओ? यहाँ पे ये भी एक्सपेक्टेड है, बट मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है, ये जो है ना 5 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स इसको बेच देगा। तो हम यूजफुल लाइफ यहाँ पे क्या पकड़ेंगे? यूजफुल लाइफ हम 5 ईयर्स ले 5 years। लेंगे। यस। देन नेक्स्ट थिंग, मैंने पढ़ाया था ना कि सैल्वेज वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट क्या रहेगा? बताओ, सैल्वेज वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट क्या रहेगा? जीरो। ऑलवेज जीरो। बट यहाँ पे अगर कोई भी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, ठीक है, एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, तो उस केस में जो भी सैल्वेज वैल्यू आएगा वो कंसिडर कर लेंगे हम, बराबर ना। एक्टिव मार्केट है उसका और सैल्वेज वैल्यू उसका डिराइवेबल है किसमें से, मार्केट में से, एक्टिव मार्केट में से, तो फिर उसको क्या सैल्वेज वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे दिस वन, ये देखो यहाँ पे, the entity has commitment from third party to purchase that patent 5 years for 60% of the fair value of the patent at the rate it was acquired। यानी क्या बोल रहा है कि एंटिटी के पास ऑलरेडी थर्ड पार्टी ने कमिट करके रखा है कि 5 ईयर्स के एंड में जो भी इंटेंजिबल असेट, आज के दिन में कितना है? 12 लैक्स। आज के दिन में 12 लैक्स है, 12 लैक्स आज के दिन में, राइट। तो 5 साल बाद 12 लैक्स के बेसिस में उसका 60%, 12 लैक्स का 60% मैं 5 साल बाद उसको ले लूंगा। तो ये क्या मेरा ये एक्टिव मार्केट में सैल्वेज वैल्यू है? यस नो? बताओ। ऑन द इनिशियल डेट मुझे पता है कि थर्ड पार्टी मेरा 60% ऑफ इंटेंजिबल असेट ले लेगा। दिस इज नथिंग बट रेसिडुअल वैल्यू। कितना आ गया बताओ रेसिडुअल वैल्यू मेरा? 12 लैक्स का 60%, 60% कितना होता है? दे दो, 6 12 12, 42, कितना होगा? 7 lakh 80। 7 लाख 20, बराबर ना? वही है ना? यस। 12 लाख इंटू 6%। हाँ, ये मेरा हुआ सैल्वेज वैल्यू। तो बताओ मेरा डिप्रिशिएबल अमाउंट क्या रहेगा? सर डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएबल बोल रहा, अमोर्टाइजेबल अमाउंट, अमोर्टाइजेशन कितना पे करेंगे?
12 लाख माइनस 7 लाख 20 का मेरा तो ये है क्या, मेरा रेसिडुअल वैल्यू है। कितना बचता है, 4 लाख 80। 4 लाख 80। और मेरा मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, 5 साल में उसको बेच देगा। डिवाइडेड बाई 5 कर दो, कितना आता है डिवाइडेड बाई 5? 96,000। 96,000। तो मेरा अमोर्टाइजेशन कितना होगा 96,000 का। सिंपल है सर, है कि नहीं सिंपल। अब आगे क्या बोल रहा है, कंपनी इज अमोर्टाइजिंग द एसेट इन 15 years कंसिडरिंग इट्स रेसिडुअल वैल्यू टू बी जीरो। कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी कर रहा है कि 15 years कंसिडर कर रहा है लाइफ, और रेसिडुअल वैल्यू जीरो ले रहा है। Annual amortization charge to P&L is 80,000. State whether the accounting treatment done by the company is in accordance with Ind AS 38. If not, then calculate the annual amortization of intangible and also amount at which it will be reflected in balance sheet. तो बताओ यहाँ पे सिंपल चीज है, कंपनी क्या बोल रहा है, कंपनी जो है ना गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा है ना। उसको लग रहा है 5 साल में बेचना है, और उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पता है कितना है, 5 years का है। तो फिर यहाँ पे 15 years का करके क्या फायदा ना। तो फिर यहाँ पे 15 years का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा है वो गलत है। 80,000 जो एनुअल 80,000 जो एनुअल अमोर्टाइजेशन है वो भी गलत है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा हमें, बराबर ना। तो रेसिडुअल वैल्यू कंसिडर करने के बाद, रेसिडुअल वैल्यू कंसिडर करने के बाद 7 लाख 20, मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट 4 लाख 80 आएगा। उसको 5 से डिवाइड कर लूंगा। 5 से क्यों, क्योंकि एस्टिमेट कि 5 साल में बेचने वाला हूँ, बस खत्म। 96,000 का मेरा क्या आएगा, 96,000 का मेरा अमोर्टाइजेशन, एनुअल अमोर्टाइजेशन आ जाएगा। ठीक है। और ईयर एंड में क्या करेंगे, जो भी मेरा इंटेंजिबल है, 12 लैक्स माइनस 96 जो भी आएगा, कितना आएगा, 12 लाख माइनस 96,000। ये हम बैलेंस शीट में बता देंगे, ये हम बैलेंस शीट में बता देंगे, बराबर ना। 12 लाख माइनस 96,000, ये एनुअल अमोर्टाइजेशन हो गया, बराबर ना। समझा क्या बोला। तो जो भी समझाया मैंने, मतलब क्या, एक्टिव मार्केट में अगर रेसिडुअल वैल्यू अवेलेबल है तो वो कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद और इंटेंजिबल एसेट का जो है ना वो क्राइटेरिया वगैरह वो पूरा यहाँ पे लिखा है, वो भी यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद हम एक्चुअल आंसर में जाते हैं। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट कितना है, 12 लैक्स का। रेसिडुअल वैल्यू कितना है, 7 लाख 20। कैसे निकले सर, 7 लाख 20 60% ऑफ 12 लाख। अब रेसिडुअल वैल्यू क्यों कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हो गया, गया कि मेरा वीडियो। हेलो। यस सर, अटक गया वापस से। अरे यार ठीक है, ये सुन लो, हम्म। ये लास्ट है, फिर उसके बाद अपने को इन्वेंटरी चालू हम्म। करना है। तो 12 लाख माइनस 7 लाख 20, तो मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना आया, 4 लाख 80 आ गया सर। और उसका यूजफुल लाइफ 5 years है, राइट। तो 5 years है, और एनुअल अमोर्टाइजेशन 96,000 आ जाएगा। इसका जो है ना रीडिंग पार्ट भी घर पे कर लो एक बार। क्रक्स समझ गया क्या है, यस सर। डाउट है क्या, कुछ बताओ। नो सर। नहीं ना। ओके। एक ऐसे ही रुको, आ रहा हूँ मैं, फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके।